हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे अकाउंटेंट वर्सेस ऑडिटर। अकाउंटेंट या फिर ऑडिटर कौन सी बेस्ट है। कई लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर अकाउंटेंट या फिर ऑडिटर में से कौन सी पोस्ट को चूज किया जाए, इनमें से कौन सी बेटर है। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं अकाउंटेंट सीजीए में और ऑडिटर कैग में और सीजीडीए में, इन तीनों में यहाँ पे आपको डिफरेंस इन द सेंस कि मैं आपको 4 टॉपिक है उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जिनसे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि इनमें से कौन सी मेरे लिए बेटर है, कौन सी पोस्ट को मुझे चूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पे मेनली 4 टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे क्या डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होती हैं। नंबर 2 हो जाएगा क्या प्रमोशंस हैं। और नंबर 3 हो जाएगा क्या इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ है। और नंबर 4 हो जाएगा क्या वर्क प्रोफाइल है, कितना वर्कलोड यहाँ पे होता है। तो ये 4 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, अकाउंटेंट के लिए भी और ऑडिटर के लिए भी, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से आइडिया लगा सकें, खुद से डिसाइड कर सकें कि अकाउंटेंट और ऑडिटर में से मेरे लिए कौन सी पोस्ट बेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐसी ही वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ और वीडियो अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटेंट सीजीए में अकाउंटेंट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद फिर हम ऑडिटर में बात करेंगे। तो ऑडिटर में हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक होता है ऑडिटर सीएजी में, कैग में, और एक होता है यहाँ पे सीजीडीए में। तो दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटेंट इन सीजीए में अकाउंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम ऑडिटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जो है कि कौन कौन सी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यहाँ पे होती हैं। तो सबसे पहली जो एग्ज़ाम है जो आपको ज्वाइन करने के 6 to 8 मंथ के अंदर अंदर देनी होती है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि 6 to 8 मंथ के अंदर हो, बट यूजुअली जो डिपार्टमेंट है आपका वो 6 से 8 महीने के अंदर इस एग्ज़ाम को करवा लेता है, जो कि होता है कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम को आपको देना होता है, जिसमें अकाउंट्स का कुछ यहाँ पे होता है और यहाँ पे लैंग्वेज का एक पेपर होता है। मेनली 2 पेपर होते हैं, अकाउंट्स का और लैंग्वेज का। जो इजी होता है अकाउंट्स वाला ओपन बुक होता है और लैंग्वेज वाला आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, जो कि हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई भी एक चूज करना होगा। तो हम बात करें यहाँ पे अकाउंट्स वाले पार्ट की, तो ये ओपन बुक होता है, यानी आपको बुक साथ में ले जानी होती है। उस बुक से देख के आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आसान होता है, कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम है जो आपको पास करनी होती है। सारे जितने भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं लगभग सारे इसको आसानी से पास कर लेते हैं। अगर आपने जेन्युइनली ईमानदारी के साथ सीजीएल की एग्ज़ाम पास की है तो आप कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेंगे। तो ये एग्ज़ाम आपको देनी होती है, क्योंकि जब तक आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे तब तक आपको परमानेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता है। तो इसको आपको पास करना होता है। जैसे ही आप इसको पास कर लेते हैं तो आपको परमानेंट एम्प्लॉय माना जाता है। तो अगर आप इसको पास नहीं करेंगे तो क्या होता है? तो कुछ नहीं होगा, आपका जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 2 साल का होता है यूजुअली। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे तो आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। अगर आप कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो आपका जो मिनिमम टाइम पीरियड है प्रोबेशन पीरियड का, जो 2 साल का होता है, वो यहाँ पे रहेगा। 2 साल बाद आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ सकता है, यानी 2 की जगह 3 साल हो जाएगा। फिर आपको वापस से कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम में देना अपीयर होना पड़ेगा और उसको यहाँ पे पास करना होगा। तो आपको कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम पास करना ही होगा। जब तक इसको आप पास नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोबेशन यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। और हाँ, आपका इंक्रीमेंट है वो भी यहाँ पे नहीं लगेगा। जब तक आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं तब तक आपको कोई भी इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ये तो हो गया सबसे पहली एग्ज़ाम जो यूजुअली सभी में होती है और वो विद इन 6 to 8 मंथ आपको यहाँ पे देनी होती है, जो कि हो गई कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम।
इसके बाद जो एग्ज़ाम होती है वो होती है SAS की एग्ज़ाम, WO की एग्ज़ाम, यानी आपको WO बनने के लिए वो एग्ज़ाम देनी होती है। वो एग्ज़ाम अगर आप पास कर लेते हैं तो आप WO बन जाते हैं, यानी 4800 ग्रेड पे प्रमोट हो जाते हैं। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे जब हम प्रमोशन वाले सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। यूजुअली 2 ही एग्ज़ाम होती है, एक होता है कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम और एक होता है यहाँ पे WO के एग्ज़ाम। अगर आप SAS यानी WO के एग्ज़ाम, इन दोनों एग्ज़ाम को दे लेते हैं तो आप WO बन जाते हैं। इसके बाद आपके जो भी प्रमोशन है वो रेगुलर होते रहते हैं, आपको कोई और एग्ज़ाम नहीं देनी होती है। तो ये तो हो गया पहले टॉपिक के बारे में, यानी आपको कौन कौन सी एग्ज़ाम्स हैं वो यहाँ पे देनी होती हैं ज्वाइनिंग के बाद में। तो सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो है यहाँ पे प्रमोशंस के बारे में। तो प्रमोशंस कैसे हैं, हम बात करें अकाउंटेंट CGA में, तो जैसे ही आप यहाँ पे अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं और आप कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 2 साल बाद आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है और आप एक परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा उसके 1 साल बाद, यानी टोटल 3 साल के बाद आपको यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट बना दिया जाएगा। यानी 3 साल के बाद आप 2800 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे, जो कि यहाँ पे लेवल 6 होता है, 4200 ग्रेड पे प्रमोट कर दिया जाएगा, जो होता है यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट। तो ये 3 साल में आपको बना दिया जाएगा, 3 से 4 साल यहाँ पे लग जाता है, बेसिकली 3 साल बाद आपको बना दिया जाता है। ये 3 से 4 साल का टाइम यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपके 3 साल कब कंप्लीट होते हैं। जैसे मेरे 3 साल मान लीजिए जुलाई में कंप्लीट हुए, मैंने ज्वाइनिंग जुलाई में की थी, तो ये जनवरी टू जनवरी यहाँ पे काउंट होता है। तो जैसे मैंने जुलाई में ज्वाइन किया, मेरे जुलाई में मान लीजिए 3 साल पूरे हो गए, तो अब मुझे वापस से जो 1 जनवरी आएगी वहाँ से मेरे को काउंट किया जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 3 साल में आप बन जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग कब है। तो ये हो गया यहाँ पे अकाउंटेंट ज्वाइन करने के 3 साल बाद आपको सीनियर अकाउंटेंट बना दिया जाता है। तो यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट आप बन जाते हैं और जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होते हैं उसके बाद आप WO की एग्ज़ाम यानी SAS एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 3 साल जैसे ही सर्विस में कंप्लीट होते हैं उसके बाद जब भी कोई एग्ज़ाम होती है SAS की तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं और उस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि क्या एग्ज़ाम देने के लिए सीनियर अकाउंटेंट बनना ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सीनियर अकाउंटेंट बने या ना बने, हो सकता है कि आपका सीनियर अकाउंटेंट बनने में 4 साल लग जाए, लेकिन आप 3 साल कंप्लीट होने के बाद SAS एग्ज़ाम यानी WO की एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो WO की एग्ज़ाम के लिए आपको 3 साल की सर्विस कंप्लीट करना होता है, चाहे आप अकाउंटेंट रहें या फिर आप सीनियर अकाउंटेंट बने। ऐसा नहीं है कि सीनियर अकाउंटेंट बनने के बाद ही WO की एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आपकी 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे ही 3 साल कंप्लीट होगी आप WO की एग्ज़ाम दे सकते हैं और 3 साल के बाद आपको सीनियर अकाउंटेंट तो बना दिया ही जाता है। तो हम बात करते हैं प्रमोशंस की। तो अगर आप SAS एग्ज़ाम यानी WO की एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं या फिर आप WO की एग्ज़ाम देना ही नहीं चाहते हैं, कई लोग होते हैं जो WO की एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, वो सीनियर अकाउंटेंट तक ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने होम स्टेट में होते हैं। अब WO के एग्ज़ाम देने के बाद तो आपको पता है कि आपके ट्रांसफ़र्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया हो जाते हैं, लेकिन जब तक आप WO नहीं बनते तो यूजुअली आपको कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। जहाँ पे आपने जिस स्टेट में ज्वाइन किया है आप लाइफ टाइम वहीं पे रहते हैं। तो कई लोग होते हैं जिनको अपने होम स्टेट से बाहर नहीं जाना है तो वो WO की एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो अगर आप WO की एग्ज़ाम नहीं देते या आप WO की एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो आपको सीनियर अकाउंटेंट तक ही सीमित कर दिया जाएगा। यानी आप अकाउंटेंट से 3 साल के बाद सीनियर अकाउंटेंट तो बन जाएंगे, लेकिन आप लाइफ टाइम सीनियर अकाउंटेंट यानी 4200 ग्रेड पे ही रह जाएंगे अगर आप कोई भी एग्ज़ाम यानी SAS के एग्ज़ाम को देते नहीं है या फिर उसको पास नहीं कर पाते। हाँ, जो आपके बेसिक इंक्रीमेंट है, आपकी सैलरी है, टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी, लेकिन जो आपकी पोस्ट है वो लाइफ टाइम सीनियर अकाउंटेंट ही रहेगी। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो के बारे में, यानी अगर आप SAS की एग्ज़ाम देते हैं और इसको आप पास कर लेते हैं
तो आप यहाँ पे डबल के लिए प्रमोट कर दिए जाते हैं, जो कि 4800 ग्रेड पे होता है। यानी सबसे पहले अकाउंटेंट, 3 साल के बाद आपको 4200 ग्रेड पे, जो कि सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, वहां पे प्रमोट कर दिया जाता है। उसके बाद आप जब भी एग्जाम पास करते हैं, उसके एग्जाम पास करने के बाद आपको डबल यानी 4800 ग्रेड पे, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर, गैजेटेड पोस्ट होती है, वहां पे आपको प्रमोट कर दिया जाता है। और एक बार आप अगर डबल बन जाते हैं, उसके बाद आपको कोई भी एग्जाम नहीं देनी होती है। उसके बाद आपके जो रेगुलर प्रमोशंस हैं, जो ऑटोमेटिक होते रहते हैं, जैसे आप डबल ज्वाइन करने के बाद 4 साल बाद आप ऑटोमेटिक 5400 ग्रेड पे चले जाते हैं। उसके बाद आपको डबल की जो जॉब है, यानी एज ए डबल आपको लगभग 10 से 12 साल यहाँ पे सर्विस करनी होती है एज ए डबल। तो एज ए डबल आप 10 से 12 साल सर्विस करने के बाद आपको एओ यानी अकाउंट्स ऑफिसर बना दिया जाता है, जो कि यहाँ पे 5400 ग्रेड पे यानी कि लेवल 9 पे होता है। बेसिकली 5400 ग्रेड पे में 2 लेवल होती है, एक लेवल 9 होता है, एक लेवल 10 होता है। तो जो डबल के बाद है, जो ए होता है, एओ होता है अकाउंट्स ऑफिसर, वो लेवल 9 होता है, वो आपको बना दिया जाता है एज ए डबल लगभग 10 से 12 साल जॉब करने के बाद। तो इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एओ के बाद आपको सीनियर एओ यानी सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर बना दिया जाता है। और सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर और एओ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली लेवल चेंज होता है, यानी कि जो एओ होता है वो लेवल 9 पे होता है और सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर होता है वो लेवल 10 पे होता है। और यहाँ पे आप सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर यानी सीनियर एओ की पोस्ट पे ही लगभग यहाँ पे रिटायर कर जाते हैं, बशर्ते कि आपने बहुत पहले यानी कि कम एज में ही, जैसे 20-21 साल की एज में ही आपने अकाउंटेंट ज्वाइन कर लिया, या फिर आपको कोई कैटेगरी वाइज प्रमोशन मिल गए, तो आप सीनियर से आगे जा सकते हैं, जो कि एसीई की पोस्ट होती है। लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। आप एज ए सीनियर हो यानी कि 5400 ग्रेड पे लेवल 9 पे ही रिटायर कर जाते हैं। तो ये थे यहाँ पे अकाउंटेंट्स के प्रमोशंस के किस तरीके से प्रमोशन है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो किस पोस्ट तक यहाँ पे जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नंबर 3, जो कि तीसरा टॉपिक था, वो यहाँ पे है ट्रांसफर्स के बारे में। ट्रांसफर्स कैसे हैं, तो हम बात करें सीजी अकाउंटेंट की, तो यहाँ पे यूजुअली ट्रांसफ़र जब तक आप डबल नहीं बनते हैं तब तक आपके ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कई लोग हैं जो होम स्टेट में जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो डबल की एग्ज़ाम नहीं देते हैं, क्योंकि उनको लाइफ टाइम अपने स्टेट में ही रहना है, वो बाहर नहीं जाना चाहते, तो वो डबल की एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो जब तक आप डबल नहीं बनते तब तक आपको बाहर ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, वहीं पे आप होम स्टेट में ही रहोगे, लाइफ टाइम आप वहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप डबल की एग्ज़ाम देते हैं, तो जैसे ही आप डबल पास कर जाते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ट्रांसफ़र मिल सकते हैं, यानी आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको एक बार बाहर भेज दिया तो वापस नहीं आ सकते। सपोज मेरी डेली पोस्टिंग है, मैं डबल की एग्ज़ाम पास कर लेता हूं, तो मेरे को बाहर कहीं भी फेंक दिया जाएगा, कहीं भी मेरी ज्वाइनिंग मुझे दी जा सकती है एज ए डबल। तो वहाँ पे मेरे को जॉब करनी होगी लगभग 4-5 साल, 3-4 साल। उसके बाद फिर मैं अगर कहीं और वापस आना चाहता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और उसके बाद आप वापस आ सकते हो। ये डिपेंड करता है कि जहाँ पे आप आना चाहते हो वहाँ पे वैकेंसीज कितनी है, वैकेंसी है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका एक बार बाहर ट्रांसफ़र हो गया तो आप वापस नहीं आ सकते, आप आसानी से आ सकते हैं। यानी कि आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है अगर आप डबल बन जाते हैं। तो जब तक आप डबल नहीं बनेंगे तब तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप जिस स्टेट में ज्वाइन किया है वहीं रहोगे। हाँ, आपके जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर विद इन सेक्शंस आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जो कि जैसे पीओ वगैरह होते हैं, 2-3 पीओ वगैरह, जो जितने भी पीओ हैं, आप कोई सेक्शंस है तो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी उसी ऑफिस के अंडर आपके ट्रांसफ़र
हो सकते हैं, लेकिन आपको बाहर अदर स्टेट में नहीं भेजा जाएगा जब तक आप डब्ल्यू नहीं बन जाएंगे। और डब्ल्यू बन जाएंगे तो बाहर भेजा जाएगा, लेकिन आप 4-5 साल जॉब करने के बाद वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जहां पे आपको भेज दिया गया वहां से वापस नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है, आप वापस आ सकते हैं। यानी कि इसमें ट्रांसफर होते रहते हैं, आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी भेजा जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 4th टॉपिक के बारे में, जो है यहाँ पे वर्कलोड। तो इसमें अकाउंटेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इसमें वर्कलोड काफ़ी कम है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। और मैं कहूँगा कि ये डिपेंड करता है सेक्शन टू सेक्शन, आपको कौन सा सेक्शन मिलता है, कौन सी ऑफिस आपको दिया जाता है, क्योंकि हर ऑफिस में अलग अलग टाइप का वर्क होता है। किसी ऑफिस में है कि बहुत कम काम होता है, किसी ऑफिस में है कि थोड़ा सा यहाँ पे काम होता है। लेकिन मैं बात करूँ अगर ओवरऑल वर्क के बारे में, ओवरऑल वर्क लोड के बारे में, तो एज ए अकाउंटेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं, अकाउंटेंट हो, सीनियर अकाउंटेंट हो या डब्ल्यू हो, यहाँ पे इतना वर्कलोड नहीं होता है। यानी आप 2 से 3 घंटे, अगर आप सीनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट की बात करें तो 2-3 घंटे आप अगर डेली काम कर लेते हैं सीरियसली, तो ये काफ़ी है एक दिन के लिए, बस इतना ही वर्कलोड यहाँ पे होता है। आप डब्ल्यू बन जाओगे उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे वर्कलोड हो सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे मैं कहूँगा कि वर्कलोड कम होता है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं हो सकता है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आगे आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अपना कोई और काम करना चाहते हैं, तो आप आसानी से ऑफिस में रहते हुए 2 से 3 घंटे, इवन इससे ज़्यादा यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो आप 2-3 घंटे आराम से आप दे सकते हैं आपकी पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए, इतना ही यहाँ पे वर्कलोड है। ठीक है, तो ये हो गया वर्कलोड के बारे में। तो ये हो गया यहाँ पे सीजीएमए अकाउंटेंट के बारे में। हमने 4 टॉपिक पे डिस्कशन किया था। नंबर 1 था यहाँ पे कि कौन कौन सी एग्जाम्स आपको देनी होती है। नंबर 2 था यहाँ कि प्रमोशंस कैसे हैं। नंबर 3 है यहाँ पे ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, कैसे ट्रांसफर्स है। और नंबर 4 था यहाँ पे कि कितना यहाँ पे वर्कलोड था। तो ये हमने बात किया सीजीए अकाउंटेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं ऑडिटर के बारे में। तो सबसे पहले हम ऑडिटर इन सीजीडीए बात करेंगे, उसके बाद हम ऑडिटर कैग में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजीडीए में ऑडिटर के बारे में। जैसे हमने अकाउंटेंट में 4 टॉपिक हैं उनको डिस्कस किया था, इसी तरीके से सीजीडीए में ऑडिटर के लिए भी हम 4 टॉपिक हैं उनको यहाँ पे समझेंगे, ताकि आप आइडिया लगा सको कि कौन सा बेटर है, ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट। तो सबसे पहला पॉइंट था वो था यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, कि कौन कौन सी एग्ज़ाम्स हैं जो हमें ज्वाइनिंग के बाद देनी होती है। तो जो सबसे पहली एग्ज़ाम है जैसे कि अकाउंटेंट में था, वही यहाँ पे ऑडिटर इन सीजीडीए में होता है और वही कैग ऑडिटर में भी होता है। यानी ये एग्ज़ाम्स हैं जो नॉर्मली सभी में होती हैं, जो कि पहली एग्ज़ाम है जो है कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम। यानी कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो उसके 6 से 8 महीने के अंदर आपको एक कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम है वो देना होता है, वो पास करना होता है। उसको पास करने के बाद आप एक परमानेंट एम्प्लॉय यहाँ पे कहलाते हैं। जब तक आप उसको पास नहीं करोगे तो सेम वही रहेगा कि यहाँ पे आपका जो भी प्रोबेशन पीरियड है वो बढ़ता रहेगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। और जब तक आपका कन्फर्मेटरी क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे आपके इंक्रीमेंट भी यहाँ पे नहीं लगेंगे। ओके, तो ये पहली एग्ज़ाम थी जो आपको देनी होती है। उसके बाद वही डब्ल्यू की एग्ज़ाम, एसएएस की एग्ज़ाम होती है, जो कि अगर आप आगे प्रमोशन लेना चाहते हैं, डब्ल्यू बनना चाहते हैं, तो आपको एसएएस की एग्ज़ाम देनी होगी। यानी अकाउंटेंट हो कैग में, या फिर ऑडिटर हो सीजीडीए में, या फिर कैग में ऑडिटर हो, यहाँ पे ये 2 एग्ज़ाम हैं जो ही एग्ज़ाम होती हैं। इसके अलावा आपको ज्वाइनिंग के बाद और कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं देना होता है। तो पहला हो गया यहाँ पे कि कौन कौन सी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है जो आपको यहाँ पे देना होता है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट जो हो जाएगा यहाँ पे प्रमोशन, कि कैसे प्रमोशंस यहाँ पे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे अकाउंटेंट में हमने देखा कि आप एज ए ऑडिटर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के 3 साल के बाद आपको सीनियर ऑडिटर बना दिया जाता है। जैसे अकाउंटेंट में हमने देखा था कि 3 साल के बाद आपको सीनियर अकाउंटेंट यानी 4200 ग्रेड पे बना दिया जाता है, 4200 ग्रेड पे प्रमोट कर दिया जाता है। तो सेम यहाँ पे होता है, सीजीडीए में ऑडिटर है उसमें 3 साल नहीं होता, सॉरी उसमें 3 साल नहीं होता, 3 साल पहले होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर यहाँ पे 6 साल कर दिया गया है,
जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हो एसएएस की तो आपको 4200 ग्रेड पे जाने के लिए भी 6 साल का वेट करना पड़ेगा, जो कि आप अगर कैग यहाँ पे हम बात करें ऑडिटर या फिर आप सीजीएमए अकाउंटेंट की बात करें तो आपको 3 साल के बाद ही यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट या सीनियर ऑडिटर बना दिया जाता है। लेकिन सीजीडीए में ये टाइम पीरियड पहले 3 साल था, अब इसको 6 साल कर दिया गया है। यानी आपको अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट में प्रमोट होने के लिए 4200 ग्रेड पे जाने के लिए 6 साल कम से कम यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब 6 साल तो यहाँ पे बाय रूल है, यानी बोलने में है, 6 के यहाँ पे 7 या 8 साल भी यहाँ पे लग जाते हैं। जैसे कि मैंने अकाउंटेंट में बताया था कि 3 साल में सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं, लेकिन 3.5 साल या 4 साल भी लग सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे 6 साल की जगह 7 साल या 8 साल भी लग सकते हैं, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हो सीजीडीए में। और ये ही एक रीज़न हो सकता है कि इसकी कट ऑफ है जो कम जाती है कैग के ऑडिटर के कंपैरिजन में। राइट, तो ये हो गया यहाँ पे प्रमोशन के बारे में। तो हम प्रमोशन में भी 2 एक्सपेक्ट होते हैं। एक क्या होता है कि जब आप डब्ल्यू के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दूसरी होती है कि आप डब्ल्यू की एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं। तो अगर आप डब्ल्यू की एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम एसएएस की एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो आपके प्रमोशन कैसे होंगे? जैसे अकाउंटेंट में था कि आप यहाँ पे अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हैं 3 साल में, लेकिन यहाँ पे ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर यानी कि 4200 ग्रेड पे 6 साल में बनाया जाता है। उसके बाद आप हमेशा के लिए सीनियर ऑडिटर पोस्ट पे ही रहोगे और वहीं पे रिटायर हो जाओगे अगर आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो। लेकिन आपके जो भी सैलरी है, जो भी इंक्रीमेंट्स हैं, वो यहाँ पे लगते रहेंगे, तो आपकी सैलरी है वो टाइम टू टाइम बढ़ती रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एस्पेक्ट के बारे में। अगर आप एसएएस की एग्ज़ाम देते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए आप एज ए ऑडिटर आपने ज्वाइन किया, तो ऑडिटर ज्वाइन करने के बाद 2 साल के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं एसएएस एग्ज़ाम के लिए। यानी जैसे ही आपका प्रोबेशन क्लियर होता है 2 साल के बाद, आप एसएएस की एग्ज़ाम, डब्ल्यू की एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन सीजीए में हमने बात किया था यहाँ पे अकाउंटेंट के बारे में, वो यहाँ पे टाइम पीरियड 3 साल था। आप 3 साल के बाद डब्ल्यू की एग्ज़ाम, एसएएस की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन सीजीडीए में हम बात करें तो आप यहाँ पे सीनियर अकाउंटेंट तो 6 साल में बनते हैं, लेकिन 2 साल पूरे होने के बाद, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद आप एसएएस की एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे ही आप एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं तो आप 4800 ग्रेड पे यानी कि डब्ल्यू गैजेटेड पोस्ट पे प्रमोट कर दिए जाते हैं। तो जैसे ही 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, मान लीजिए 1 साल में आप एग्ज़ाम आपने दिया और क्वालिफाई हो गए, तो आप कह सकते हैं कि 3 साल में सीधा 2800 से 4800 ग्रेड पे जा सकते हैं, डब्ल्यू बन सकते हैं। अब ये एग्ज़ाम है जो यूजुअली कहने को तो हर साल होती है, लेकिन हो ही जाती है 1-2 साल में, ये होती रहती है। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा कोई सिचुएशन हो जिसमें डिले हो सकती है, अदरवाइज एग्ज़ाम होती रहती है। तो आप मान लीजिए कि 2 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, तो 3 से 4 साल में आप आसानी से डब्ल्यू बन सकते हैं। एक बार आप डब्ल्यू बन के एसएएस की एग्ज़ाम आपने दे ली, क्लियर कर ली, तो इसके बाद आपको और कोई एग्ज़ाम्स नहीं देनी होती है। आपको जो भी रेगुलर प्रमोशंस हैं वो ऑटोमेटिक मिलते रहते हैं। आप डब्ल्यू बन चुके हैं, डब्ल्यू के बाद आप 4 साल बाद यहाँ पे 5400 ग्रेड पे यहाँ पे चले जाओगे। उसके बाद आपको 10 से 12 साल का टाइम यहाँ पे लगेगा, फिर आप ऑडिट ऑफिसर बन जाओगे। उसके बाद सीनियर ऑडिट ऑफिसर, जैसे कि अकाउंटेंट में देखा एओ और सीनियर ओ, तो इसी तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू के बाद एओ हो जाएगा, ऑडिट ऑफिसर, और सीनियर एओ सीनियर ऑडिट ऑफिसर, जो कि 5400 ग्रेड पे लेवल 10 पे होता है। और आप सीनियर ओ बन के ही यहाँ पे लेवल 10 पे लगभग यहाँ पे इसी पोस्ट पे आप रिटायर हो जाओगे। तो ये थे प्रमोशन यहाँ पे सीजीडीए में ऑडिटर के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो था यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग्स के बारे में। अगर हम सीजीडीए में ऑडिटर के ट्रांसफ़र की बात करें तो यहाँ पे 3 साल के अंदर आपके फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र होते रहते हैं, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र तो होते ही रहते हैं। यहाँ पे आप कह सकते हो कहीं भी आप फिक्स नहीं रह सकते, आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र मिल सकता है और वो काफ़ी फ्रिक्वेंट होता है। आप ये समझ सकते हो कि 3-4 साल के बाद आपका ट्रांसफ़र होना ही होना है। और थोड़ा टाइम ये डिपेंड करता है कि थोड़ा टाइम ये बढ़ भी सकता है, 3 साल की जगह ऐसा ना हो तो 4 या 5 साल हो जाता है कई बार, लेकिन आप ऐसे कह सकते हो 3-4 साल के अंदर आपको ट्रांसफ़र मिलना ही मिलना है।
और वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकता है। अब इसमें एक पॉइंट और है, यहाँ पे पोस्टिंग है जो कुछ ऐसे स्टेशन है जो यहाँ पे हार्ड पोस्टिंग में आते हैं और कुछ है जो सॉफ्ट पोस्टिंग में आते हैं। तो हार्ड पोस्टिंग में हो जाएगा जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साइड में हो जाएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, असम साइड में हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो लेह लद्दाख साइड में इधर हो जाएगा। तो ये क्या है, हार्ड पोस्टिंग में आती है। तो अगर आप हार्ड पोस्टिंग में ट्रांसफ़र लेते हो तो वहाँ पे आपको 2 साल जॉब करने के बाद आपको एक मौका दिया जाता है आपके होम स्टेट में आने का। तो ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप एक बार हार्ड पोस्टिंग कर लो तो हार्ड पोस्टिंग के बाद फिक्स है आपको होम स्टेट में आने का मौका दिया जाएगा। लेकिन होम स्टेट में आने के बाद अगेन वही 3 से 4 साल बाद फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर आपको कहीं स्टेट के बाहर फिर से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यह है कि आप कुछ टाइम के लिए होम स्टेट में आ सकते हैं हार्ड पोस्टिंग के बाद, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। आपके 3 से 4 साल के बाद ट्रांसफ़र होने ही होने हैं। आप हार्ड पोस्टिंग के बाद होम स्टेट में आ गए तब भी आपके ट्रांसफ़र होके फिर से आपको कहीं भी ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे CGDA में ट्रांसफ़र के बारे में। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसे लाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे आपको कुछ जोन बना दिए जाएंगे, कि जैसे कुछ जोन बना दिए तो आपको वो जोन अलॉट हो जाएगा, तो उस जोन के अंदर आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अभी तो ऑल ओवर इंडिया है, पूरे इंडिया में कहीं भी आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार जोन बना दिए जाते हैं तो ऐसा फिक्स हो जाता है कि आपको जो जोन मिल गया उसी जोन के अंदर आपके ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उस जोन के बाहर आपके ट्रांसफ़र यूजुअली नहीं हो सकते। अगेन मैं फिर से बताना चाहूँगा, ऐसा अभी है नहीं, सुनने में आया ऐसा करने की यहाँ पे बातें चल रही हैं, लेकिन कब होगा वो किसी को नहीं पता। फिलहाल ऐसा मान के चलें कि आपके ट्रांसफ़र 3 से 4 साल में कहीं भी इंडिया में हो सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 4th टॉपिक के बारे में, जो है यहाँ पे वर्कलोड, तो अकाउंटेंट की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑडिटर में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। आप चाहे बात करें CGDA में ऑडिटर हो या फिर वो कैग में ऑडिटर हो, यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा होता है। आप ये समझ सकते हो कि 3-4 घंटे अगर आप डेली यहाँ पे टाइम देते हो तो आप आसानी से आपका जो जॉब है जो उसको कर सकते हैं, डेली का जो वर्क है उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंटेंट की तुलना में ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ पे वर्कलोड होता है। ठीक है, बाकी ये डिपेंड करता है ऑफिस टू ऑफिस कि आपको किस ऑफिस में यहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी दी जा रही है, क्योंकि अगेन यहाँ पे कोई भी एक डिपार्टमेंट है उसमें काफ़ी सारी सब ऑफिस होती हैं, आप कह सकते हैं सेक्शंस होती हैं, यूनिट्स होती हैं। तो वहाँ पे आपको कौन सा सेक्शन दिया जा रहा है उस पे डिपेंड करता है। कई जगह है कि काम नहीं, बहुत कम होता है, कई जगह किसी के पास हो सकता है कि काफ़ी काम होता है, पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वर्कलोड थोड़ा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अकाउंटेंट के कंपैरिजन में, तो अकाउंटेंट के कंपैरिजन में वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। ऑलराइट, तो ये थी यहाँ पे CGDA में ऑडिटर के बारे में कि क्या यहाँ पे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होती हैं, क्या प्रमोशंस हैं, क्या ट्रांसफर्स हैं और कैसा वर्कलोड यहाँ पे होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैग में यानी CAG में ऑडिटर के बारे में। CAG में ऑडिटर के बारे में हम ये 4 चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। 4 चीज़ में सबसे पहली है कौन सी यहाँ पे एग्ज़ाम्स होती हैं आफ्टर ज्वाइनिंग, नंबर 2 हो जाएगा कैसे प्रमोशंस है, नंबर 3 हो जाएगा कि कैसे यहाँ पे ट्रांसफर्स है, और नंबर 4 हो जाएगा क्या यहाँ पे वर्क। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि जैसे हम बात करें CGDA में ऑडिटर की, तो यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एक कैंटीन कार्ड है जो आपको यहाँ पे मिलता है, और कैंटीन कार्ड सबको पता है क्या काम आता है। तो यहाँ पे आप एक डिफेंस के एक तरीके से एम्प्लॉय हो तो यहाँ पे आपको कैंटीन कार्ड प्रोवाइड किया जाए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैग में ऑडिटर के बारे में। ये 4 पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी एग्ज़ाम्स यहाँ पे आफ्टर ज्वाइनिंग आपको करवाई जाती है, आपको देनी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि चाहे वो CGA में अकाउंटेंट हो या फिर वो CGDA में ऑडिटर हो या फिर वो कैग में ऑडिटर हो, यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स हैं वो सेम होती है। 2 ही एग्ज़ाम होती है, पहला हो जाएगा कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम और सेकंड हो जाएगा
डब्ल्यू के लिए SAS एग्ज़ाम। इसके अलावा आपको कोई भी एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं देनी होती है। तो जैसे मैं कैग में ऑडिटर की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 एग्ज़ाम हैं। पहला आपको कन्फर्मेटरी एग्ज़ाम देनी होगी जो कि ज्वाइनिंग के विदिन 1 ईयर के अंदर आपको देनी होती है, और वो अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉय माने जाते हैं। अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल ईजी एग्ज़ाम होती है, जिसने ईमानदारी से अगर CGL की एग्ज़ाम पास किए तो वो उसको आसानी से क्वालिफाई कर लेगा। अगर आप उसको नहीं कर पाते बाय एनी चांस तो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और आपका प्रोबेशन पीरियड है वो बढ़ता चला जाएगा। आप जब उसको क्वालिफाई करोगे उसके बाद ही आपके इंक्रीमेंट स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ही आपका यहाँ पे जो प्रोबेशन पीरियड है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद SAS एग्ज़ाम होती है जो सेम है, जैसे आपने देखा अकाउंटेंट में या CGDA में ऑडिटर, इसी तरह से कैग में ऑडिटर में भी यहाँ पे क्या होता है कि 2 साल के बाद यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम देनी होती है, SAS की एग्ज़ाम जो कि W की एग्ज़ाम है। उसके लिए आप 2 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये थी यहाँ पे एग्ज़ाम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में जो हो जाएगा प्रमोशंस। कैसे यहाँ पे प्रमोशंस है, तो अगेन प्रमोशंस को समझने के लिए हम 2 एक्सपेक्ट यहाँ पे लेके चलेंगे जो है यहाँ पे। एक तो हो जाएगा कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हो, उनको दे के प्रमोशंस लेना चाहते हो। नंबर 2, आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, आप सिंपल जो रेगुलर ट्रांसफर्स, ऑटोमेटिक ट्रांसफर्स होते हैं उनके द्वारा प्रमोट होना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, SAS के एग्ज़ाम, W के एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या होगा, आप ऑडिटर ज्वाइन करोगे। कैग की बात कर रहे हैं, 2800 ग्रेड पे होता है। उसके बाद आप यहाँ पे सीनियर ऑडिटर बन जाओगे, 3 साल के बाद सीनियर ऑडिटर बन जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे 4600 ग्रेड पे प्रमोट कर दिया जाएगा जो कि असिस्टेंट सुपरवाइज़र होता है, और उसके बाद आपको सुपरवाइज़र की पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाएगा जो कि 4800 ग्रेड पे होता है, यानी गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। और इस पोस्ट पे ही आपको रिटायरमेंट करना होता है, यानी कि लास्ट आप यहाँ पे सुपरवाइज़र की पोस्ट तक जा सकते हो। लेकिन आपने देखा CGDA में और CGA में अकाउंटेंट के बारे में ऐसा नहीं होता है। अगर आप W के एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तो आपको 4200 ग्रेड पे ही रहना होता है, उसी पोस्ट पे आप रुक जाते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन कैग की बात करें तो यहाँ पे आप अगर कोई एग्ज़ाम नहीं देते हैं तब भी आप 4800 ग्रेड पे जा सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे रहे तब भी आप 4200 से 4600, 4600 से 4800 यानी गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट तक जा सकते हैं विदाउट एनी एग्ज़ाम। दूसरा एक्सपेक्ट आता है कि अगर आप यहाँ पे W की एग्ज़ाम देते हैं, यानी आप SAS की एग्ज़ाम देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 3 साल बाद आप सीनियर अकाउंटेंट 4200 ग्रेड पे बन जाओगे, और आप W की एग्ज़ाम जो कि 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप 4800 ग्रेड पे डायरेक्ट यहाँ पे प्रमोट कर दिए जाते हैं, जो कि W की पोस्ट होती है, जो कि यहाँ पे गैजेटेड पोस्ट होती है। उसके बाद आपको वही आता है जैसे 10 से 12 साल जॉब करने के बाद आपको यहाँ पे AO बना दिया जाता है, यानी ऑडिट ऑफिसर बना दिया जाता है, जो कि यहाँ पे 5400 ग्रेड पे होता है लेवल 9 पे। और इसके बाद आपको सीनियर AO यानी सीनियर ऑडिट ऑफिसर पे प्रमोट कर दिया जाता है, जो कि 5400 ग्रेड पे होता है लेकिन लेवल 10 होता है। और इसी पोस्ट पे जैसे कि हमने देखा CGDA में, या फिर हमने देखा था कि CGA में अकाउंटेंट की आप सीनियर AO की पोस्ट पे ही रिटायर कर जाते हो, यानी कि लास्ट आप सीनियर AO की पोस्ट तक जा सकते हैं। तो प्रमोशंस लगभग सेम हैं, आप चाहे CGA की बात करो या CGDA की बात करो या फिर कैग की बात करो। थोड़े बहुत चेंजेज हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। तो अगर आप इसमें एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आप ऑडिटर से सीनियर ऑडिटर, सीनियर ऑडिटर से AO यानी ऑडिट ऑफिसर, WO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके बाद AO ऑडिट ऑफिसर, और इसके बाद सीनियर ऑडिट ऑफिसर यानी सीनियर AO तक आप जा सकते। और हम थोड़ा बात करें इसमें एक एडिशनल वो आता है यहाँ पे पॉइंट कि आप अगर कैग में ऑडिटर हैं तो आपको यहाँ पे ऑडिट करने जाना पड़ता है, यानी इसमें थोड़ा बहुत ट्रैवल भी आपको करना होता है। ऑडिटर के लिए हम कह सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन WO के लिए वो ज़्यादा हो जाता है, WO के लिए कंपलसरी भी हो जाता है। तो आप ऐसे समझ सकते हो महीने में 5-10 दिन तो आपको यहाँ पे ट्रैवल करना ही होगा, यानी ऑडिट के लिए जाना होता है। उसके लिए आपको अलग से जो भी आपका ट्रैवल अलाउंसेज होते हैं वो मिलते हैं, जैसे फूड के लिए हो गया या स्टे करने के लिए पर डे के हिसाब से मिलते हैं, और वो अलग अलग पोस्ट के लिए होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ऑडिटर के लिए तो वो आई थिंक
500 है जो फूड के लिए हो जाएगा, प्लस 450 यहाँ पे हो जाएगा आपके स्टे के लिए हो जाएगा। तो एक दिन में आप कह सकते हो कि इस तरीके से 500 या 900 या 800-900 रुपये के लिए आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसे या पे किया जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ट्रैवल के लिए। थोड़ा बहुत ट्रैवल यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। जिनको यहाँ पे ट्रैवल पसंद नहीं है या हेक्टिक वाली जॉब पसंद नहीं है तो उनके लिए थोड़ा ये कह सकते हैं कि ये जॉब प्रेफर नहीं करेंगे वो, क्योंकि आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसीलिए मैं तीनों में कंपैरिजन कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप डिसाइड कर सकते हैं खुद से कि मेरे लिए कौन सी पोस्ट बेटर है। तो यहाँ पे ट्रैवल भी यहाँ पे आपको करना होगा और उसके लिए आपको ट्रैवल अलाउंसेज यहाँ पे मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बारे में। तो इसमें भी यही है, CAG में, कैग में भी यही है कि आपको ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे ट्रांसफ़र्स हैं वो यहाँ पे मिलते हैं और 3-4 साल के अंदर आपको यहाँ पे एक ट्रांसफ़र मिल ही जाएगा। यानी आपको हर 3-4 साल के अंदर आपको ट्रांसफ़र मिल ही जाएगा और वो फिक्स है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र के बारे में तो कैग में यानी CAG में ऑडिटर के ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। हम कह सकते हैं कि ना के बराबर होते हैं, इसमें ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एक बार आपको जो स्टेट अलॉट कर दिया जाता है आप वहीं पे आपको रहना होता है, कंप्लीट आपकी सर्विस वहीं पे आपको करनी होती है। हाँ, विद इन द स्टेट यानी इंटरनल जो ट्रांसफ़र्स हैं वो यहाँ पे हो सकते हैं, हो सकते नहीं, वो तो होते ही हैं, क्योंकि चाहे वो अकाउंटेंट हो, चाहे ऑडिटर हो, चाहे कोई सी पोस्ट हो, चाहे WO की हो, आपके ट्रांसफ़र तो फिक्स हैं। 2-3 साल में तो ट्रांसफ़र होने ही होने हैं। लेकिन इसमें मैं बात करूं इंटरनल ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कर दिया, लेकिन आउटसाइड स्टेट ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ CGDA में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउटसाइड ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली 2-3 साल के अंदर होते रहते हैं। ऑलराइट, तो ये हो गया यहाँ पे ट्रांसफ़र्स के बारे में। और हम बात करें यहाँ पे वर्कलोड के बारे में तो देखो वर्कलोड तो होता है। मैं फिर से कहूँगा ऑडिटर चाहे वो CGDA में हो चाहे वो कैग में हो, क्योंकि इनको ऑडिट करना होता है। ऑडिट के बाद में जो भी रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी होती है, काफ़ी सारा इनका काम होता है, ड्राफ्टिंग वगैरह काफ़ी होती है। क्योंकि आप खुद से सोचो, ऑडिट करो पहले, तो करने के बाद उसकी रिपोर्ट तैयार करो, उसका कंक्लूजन निकालो कि हाँ मैंने यहाँ पे ऑडिट किया था, इसमें ये कमी पाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो वर्कलोड तो यहाँ पे होता है ऑडिटर में, चाहे वो CGDA में हो चाहे वो कैग में हो। अकाउंटेंट की कंपैरिजन बता रहा हूँ, तो यहाँ पे वर्कलोड होता है, लेकिन अकाउंटेंट से ज़्यादा होता है, पर ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा होता है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, बहुत ज़्यादा वर्कलोड तो नहीं होता है आपको। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको 8 घंटे की जॉब में 7 घंटे आपको काम करना पड़ रहा है, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि अकाउंटेंट में कह सकते हैं कि एक दिन में आप 2-2.5 घंटे भी काम कर रहे हो तो आई थिंक एनफ है, 2-3 घंटे भी। तो ऑडिटर में इससे आप ज़्यादा लगा सकते हो कि आपको 4-5 घंटे काम करने होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ये है। तो ये वर्कलोड को लेके यहाँ पे है। और रही यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि किस टाइप का आपका काम होता है। अब देखो, मैंने इसको इसीलिए डिस्कस नहीं किया कि काम तो आपको करना ही होता है, चाहे कैसा भी काम हो। गवर्नमेंट ऑफिसेज में क्या काम होता है आपको पता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है। अकाउंटेंट है, अकाउंट्स को मैनेज करेगा। ऑडिटर है, वो अकाउंट्स जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी यूनिट्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी ऑडिट करेगा। ऑडिट के बाद जो भी रिजल्ट है, जो भी रिपोर्ट है तैयार करो। तो नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह ये एक कॉमन सा काम है जो सब जगह पाया जाता है, सब जगह होता है, चाहे कोई सी पोस्ट हो, चाहे कोई सी पोस्ट हो। मैं नहीं कहूँगा अकाउंटेंट ऑडिटर की हो, इसीलिए मैंने ये नहीं बताया किस टाइप का काम होता है। काम आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग फिक्स है, यही काम होता है, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं होता। अकाउंटेंट की बात कर दें तो अकाउंट से रिलेटेड काम होगा, ऑडिटर की बात कर दें तो अकाउंट्स प्लस ऑडिट करना होता है, यही काम होते हैं। अदरवाइज आप कोई सी पोस्ट SSC की चले जाओ, सब जगह लगभग एक सा काम आपको करना होता है। मैं नहीं कहूँगा कि अकाउंट का काम सब जगह करना होता है, एक सा काम मतलब कि वही नोटिंग ड्राफ्टिंग फाइल वर्क वगैरह आपको करने होते हैं, जो सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जैसे जैसे आप काम करते हो तो 1-2 महीने में आप सीख जाते हैं काम को, 3-4 महीने बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं। आपको कोई भी काम ऐसा नहीं लगेगा जो आप नहीं कर सकते हैं। तो ये था यहाँ पे कंपैरिजन टाइप हमने डिस्कस किया कि कैग में अकाउंटेंट, CGDA में ऑडिटर और कैग में ऑडिटर, इनमें क्या वर्क होता है, क्या एग्जाम्स आपको कौन कौन से एग्जाम देनी होती है आफ्टर ज्वाइनिंग,
क्या प्रमोशन है, क्या ट्रांसफ़र है, कितना वर्कलोड है, ये मैंने यहाँ पे बात की इसके बारे में। और अब इस वीडियो को देखने के बाद अब खुद से आइडिया लगा सकते हैं, खुद से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी पोस्ट बेटर है। देखो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, इसीलिए मैं बता नहीं सकता कि आपके लिए ये पोस्ट अच्छी है। किसी को हो सकता है ट्रैवल पसंद नहीं है, किसी को हो सकता है कि सिटिंग पसंद नहीं है, मेरे को ट्रैवल पसंद है। तो सबके लिए अलग अलग ये हो सकता है, वेरी कर सकता है। इसीलिए मैं फिक्स नहीं कह सकता कि कौन सी पोस्ट यहाँ पे अच्छी होती है। लेकिन मैं एक कह सकता हूँ कि आप वर्कलोड को लेके चलें थोड़ा, या कह सकते हैं कि आप आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अकाउंटेंट ऑडिटर से बेटर है, ये मेरा मानना है। अगेन आपको सारी चीज़ मैंने बता दी, आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी क्या सिचुएशंस हैं, उस हिसाब से आपके लिए कौन सी पोस्ट बेटर है। बाकी सैलरी वगैरह, ग्रेड पे वगैरह सबका सेम होता है। जो सैलरी अकाउंटेंट को मिलती है वही ऑडिटर में कैग को मिलेगी, वही ऑडिटर्स कैग या CGDA में मिलेगी। बाकी सारा सेम होता है, बस थोड़ा वर्क चेंज होता है और प्रमोशंस वगैरह हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया। मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ इससे सीखने को मिला, तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।